सीन नदी में एक युवा लड़की मृत पाई गई। लगभग 150 साल बाद उनका चेहरा अभी भी कला और सीपीआर गुड़िया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पर पेरिस की एक अंधेरी रात में एक युवा लड़की को सीन नदी से निकाला गया। अधिकारी यह पता नहीं लगा सके कि वह कौन थी या वह नदी में कैसे पहुंची। उसके शरीर पर इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उस पर हमला किया गया था, इसलिए यह माना गया कि वह स्वेच्छा से पानी में गई थी। आत्महत्या का संदेह था, लेकिन इसका कभी पता नहीं चल सका। यहां तक कि उस सिद्धांत पर भी काफी विवाद हुआ था। उसके शांत चेहरे को देखने वाले कई लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई अपनी जान लेने के बाद भी इतना शांत दिख सकता है। वे कल्पना भी नहीं कर सके कि वह ठंडे पानी में कूद पड़ी है। वह बस ऐसी लग रही थी जैसे वह सो गई हो और कभी न उठे। जो कुछ हुआ उसका कभी पता नहीं चलेगा। वह अपने सारे रहस्यों के साथ मर गई थी। उसकी पहचान निर्धारित करने के प्रयास में उसके शरीर को पेरिस के मुर्दाघर में अन्य लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। उसने कई दर्शकों को आकर्षित किया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। अपने दर्शकों के लिए वह बस एक खूबसूरत अजनबी थी। उसका नाम कभी पता नहीं चलेगा। उसे दफनाने से पहले एक मुर्दाघर का कर्मचारी उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे मौत के मुखौटे में कैद करने का फैसला किया। इस मौत के मुखौटे को बार बार दोहराया गया। अंततः यह एक प्रतिष्ठित कलाकृति बन गई जिसे लोग अपने घरों में लटकाएंगे और कलाकार उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उसका चेहरा बाद में सीपीआर गुड़िया रेस्कुसिएनी के लिए प्रेरणा बन गया, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। हालांकि उसका नाम कभी नहीं जाना जाएगा, उसे दुनिया में सबसे ज्यादा चूमा जाने वाली लड़की के रूप में अमर कर दिया गया है और अनगिनत कार्यों में इसका उल्लेख किया गया है। हो सकता है कि वह कम उम्र में ही मर गई हो, लेकिन एक तरह से वह अभी भी जीवित है। यह एक अच्छी कहानी है, दुखद लेकिन एक तरह से खूबसूरत तरीके से। कम से कम इसे ऐसे ही तैयार किया गया है। एक दुखद बात, एक खूबसूरत लड़की, एक साफ सुथरा और अर्धकाव्यात्मक अंत। सच्चाई उससे बहुत कम साफ है। सच तो यह है, हम नहीं जानते न उसका नाम, न उसकी उम्र, न यह कि यह कहानी वास्तव में सच है या नहीं। आइए बात करते हैं द अननोन वुमन ऑफ द सीन के बारे में। इस बारे में कुछ विवाद है कि यह मौत का मुखौटा कहां और कब आया। हालांकि 1880 के आसपास की डेटिंग सटीक प्रतीत होती है, जबकि अधिकांश लोग एक अज्ञात लड़की की कहानी पर विश्वास करते हैं जिसे पेरिस में नदी से निकाला गया था। एक अन्य वृत्तांत में कहा गया है कि यह मौत का मुखौटा एक मॉडल से आया था जो तपेदिक से मर गई थी। फिर भी एक अन्य खाते का दावा है कि यह बिल्कुल भी मौत का मुखौटा नहीं था। यह सिर्फ एक जर्मन मुखौटा निर्माता की बेटी की ली गई एक छाप थी। इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। नदी की कहानी सबसे लोकप्रिय है और इसमें सबसे अधिक निरंतरता दिखाई देती है, तो चलिए मान लेते हैं कि यह सच है। जिन लोगों ने कथित तौर पर शव देखा था और जिन्होंने नकाब का अध्ययन किया है, उनके आधार पर उनका मानना है कि लड़की लगभग 16 साल की थी। जिसने भी चेहरा देखा है वह एक बात पर सहमत है, वह शांतिपूर्ण दिखती है। कुछ लोग सोचते हैं कि वह उस व्यक्ति के लिए बहुत अधिक शांतिपूर्ण प्रतीत होती है जिसने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि यह एक पहुंच है। जो लोग डूबने से बच गए हैं उन्होंने बाद के चरणों में शांत महसूस करने की बात कही है। इसीलिए यह पूरी तरह से संभव है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तब वह शांत थी। यह भी संभव है कि मृत्यु के बाद उसका चेहरा वैसा ही दिखता हो। मेरे शोध के आधार पर मुझे उस रात की शव परीक्षा या रिपोर्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिस रात उसकी खोज की गई थी। इसलिए इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि वह वास्तव में डूबने से मर गई। इससे यह संभावना खुलती है कि वह पानी में प्रवेश करने से कुछ समय पहले असंबंधित अहिंसक कारणों जैसे कि 1869 या 1890 में पेरिस में फैली महामारी से गुजरी होगी। फिर बिना किसी पुख्ता सबूत के यह कहना वाकई मुश्किल है। एक खूबसूरत मृत लड़की और सबूतों की कमी, वही चीज जो इस मामले को बंद करना असंभव बनाती है, वही इस मामले को सार्वजनिक चेतना में इतने लंबे समय तक टिकने वाली बनाती है। ये पूरा मामला लगातार और बेतहाशा अटकलों के लिए तैयार है। कलाकारों ने उसके बेजान चेहरे को देखा और विचार किया कि वह कौन हो सकती थी। रुग्ण आर्मचेयर जासूस मेरे जैसे उसके बारे में सभी प्रकार के निराधार सिद्धांत लेकर आए हैं। बिना किसी निश्चित बात के लोग उसे अपनी कविताओं, दीवार कला और बहुत कुछ के लिए
एक प्रकार की बीमार प्रेरणा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि कला, साहित्य और सीपीआर पुतलों में अमर होना एक सम्मान की बात है। यदि वह इतनी कम उम्र में और इतने रहस्यमय तरीके से नष्ट नहीं हुई होती तो शायद वह अपने दिन अतीत की गंदगी में जी रही होती और बिना किसी सूचना के मर जाती। अगली सदी में अल्बर्ट कैमस द्वारा प्रशंसा पाना भूल जाने से कहीं बेहतर बात है। जीवन में हर किसी की तरह बनने की तुलना में मृत्यु में पो के, लेनोर और शेक्सपियर के ओफेलिया जैसा बनना कहीं अधिक आकर्षक है। निश्चित रूप से यह इस त्रासदी पर किसी प्रकार की सांत्वना है ना?